अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, मशरिक वस्ता में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब यह लड़ाई हमास और इसराइल के दरमियान नहीं रही, बल्कि बहुत सी आलमी ताकतें इस जंग में कूद पड़ी हैं। इसराइल दुनिया को यह बता रहा है कि उसके दोस्त ममालिक उसके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि फलस्तीन के दोस्त ममालिक कहां पर है। क्या यह मामला सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगा? अब तक की ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक हमास की जानिब से की गई बमबारी के नतीजे में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक पहुंच गई है, जबकि दूसरी जानिब जो बमबारी इसराइली फौज की जानिब से की जा रही है उसके नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से तजावुज कर चुकी है। और अब हिजबुल्लाह भी मैदान में आ चुका है और इसराइल को हिजबुल्लाह की जानिब से न सिर्फ आंखें दिखाई गई हैं, बल्कि अमली तौर पर हिजबुल्लाह ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। आज के इस वीलॉग में मैं 8वें दिन में दाखिल होती हुई हमास इसराइल जंग के बारे में ताजा तरीन इत्तलात और मालूमात आपके सामने रखूंगा। साथ ही हम माजी से कुछ अहम तरीन जो हकायक हैं वो भी इस वीलॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि गजा की पट्टी पर इसराइली टैंक्स, हैवी आर्टिलरी, इसराइल की फौजें और अमेरिकी जंगी बेड़े मौजूद हैं। और यहां पर यह आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूरोप, अमेरिका और वो तमाम ममालिक जो इसराइल के दोस्त ममालिक तस्वुर किए जाते हैं, वो अमली तौर पर तमाम तर फाइनेंशियल एड, तमाम तर मिलिट्री एड, तमाम तर आर्टिलरी एड यानी जंगी साजो सामान की फराहमी हो या मेडिकल एड हो या फाइनेंशियल एड हो, अमली तौर पर इसराइल को मुहैया कर रहे हैं। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो फलस्तीन में जो हमास नामी तंजीम है उसका अगर अमली तौर पर किसी ने साथ दिया है तो वो लेबनान की जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह है। और ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की जानिब से और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि गजा में मौजूद तकरीबन 11 लाख फलस्तीनी फौरी तौर पर इस इलाके को खाली करके शिमाल की जानिब मुंतकिली कर लें, यानी शिमाल की जानिब शिफ्टिंग करें। और बड़ी तादाद में फलस्तीनी फैमिलीज अपने घर बार, अपने फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स छोड़कर, अपने कारोबार छोड़कर, अपना साजो सामान पैक करके वहां से मुंतकिली की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि नकल मकानी करते हुए इन मुसलमानों पर भी इसराइली फौजियों की जानिब से बमबारी की जा रही है और ये हकायक पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुके हैं। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी वली अहद, जिनकी 2 रोज पहले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी, क्या वो मैदान में उतरेंगे? और तेल उनके पास है, जखायर उनके पास हैं, उनके पास ना रिसोर्सेज की कमी है और ना ही वो किसी मगरबी मुल्क पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्या सऊदी वली अहद अमली तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर इस पर खामोशी है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, अभी मेरी कुछ देर पहले ईरानी स्कॉलर्स के साथ मुलाकात भी हुई है और ईरान की तरफ से ईरानी सदर हो या ईरानी सुप्रीम लीडर हो, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स तो दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर फलस्तीनियों के हक में ईरानी जाकर लड़ेंगे या फलस्तीनी तंसीबात का दिफा करने के लिए कोई और कुव्वत मैदान में उतरेगी? एक भारतीय सहाफी जो कि गजा की पट्टी से रिपोर्टिंग कर रहा है, उसने लम्हा बलम्हा वहां से जो हकायक दिखाए हैं गजा की पट्टी से। आप ये जानते हैं कि इसराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात किस तरह से हैं और भारतीय मीडिया को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो यहां पर आएं और इसराइल के हक में रिपोर्टिंग करें। अब भारतीय मीडिया जहां पर यह रिपोर्ट कर रहा है कि हमास फलस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, वहां पर यह भारतीय सहाफी जो कि अपने फराइज की अंजामदही के लिए वहां पर मौजूद था, लेकिन बायस रिपोर्टिंग करते हुए भी यह फैक्ट वो भी बता चुका है कि निहत्ते और अनआर्म्ड सिविलियंस पर भी इंटेंशनली यानी जानबूझकर इसराइलियों की जानिब से रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और किसी भी वक्त फलस्तीनी आबादियों पर इसराइली टैंक्स चढ़ा दिए जाएंगे। यानी वो लोग जो कि बायस रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी इसराइल की जानिब से ताकत का जो जारहाना इस्तेमाल किया जा रहा है सिविलियंस की आबादियों पर, उसको भी रिपोर्ट किए बिना
نہیں روک پا رہے. یہاں پر رشیا کی طرف سے اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے ایک بڑا سٹرکٹ اور بڑا جاندار سٹانس لیا گیا ہے کہ اگر فلسطینیوں کے خلاف یہ اقدامات نہ روکے گئے تو امریکہ اور اسرائیل کے اس بلاک کو ہم عملی طور پر جواب دینے کے لیے میدان میں کسی وقت اتر سکتے ہیں. اب اگر ولادیمیر پیوٹن کا یعنی رشیا کا اگر یہ سٹیٹمنٹ آ سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی، سعودیہ، پاکستان اور ایران کیا عملی طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے فلسطین نہیں پہنچ سکتے؟ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں یہ دیکھنا ہوگا. اگر غزہ کی سرحدوں پر امریکی بیڑے پہنچ سکتے ہیں تو سعودیہ کا بیڑا نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک بڑا سوال شاید آپ کو عجیب لگے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر عملی طور پر کچھ کرنا ہے تو آپ اپنی پریزنس کو ظاہر کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر چند گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کو نہ روکا گیا اور اسرائیلی بمباری کو نہ روکا گیا تو یہ جنگی بیڑے اور یہ ہیوی آرٹلری فلسطین کی آبادی میں داخل ہو جائے گی، غزہ میں داخل ہو جائے گی. اور مجھے کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ اسرائیلی وزیر دفاع نے دیا تھا کہ ہم غزہ کا نقشہ تبدیل کر دیں گے، اگر اوائسی ممالک کھل کر میدان میں نہ آئے اور اسرائیل کو کڑا جواب نہ دیا تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلسطینیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی سے نکل کر اب یہ جو جنگ ہے یہ دو بلاکس کی جنگ بن چکی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ عملی طور پر کون سے ممالک، یعنی اگر اسرائیل کے دوست وہاں پر موجود ہیں تو فلسطین کے دوست ممالک وہاں پر کیوں موجود نہیں ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. رخشان میر کو کیپٹل ویلاگ سے اجازت دے، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.